ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 26। जालंधर आर्य समाज के साथ संबंध का आरंभ। रहमत खां के अहाते में 3-3 कमरे वाले 2 मकान हम लोगों ने इकट्ठे लिए थे। उनमें 6 साथी एक साथ रहते थे। मेरे अतिरिक्त जो और 5 रहते थे उनकी सूची यहीं दे देता हूँ। 1, मेरे भाई रायजादा भक्तराम जो इस समय जालंधर के प्रसिद्ध बैरिस्टर हैं। 2, महाशय मुकुंदराम जो रायजादा भक्तराम के साथ ही बैरिस्टरी की परीक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे, जहां समुद्र में नहाते समय उनकी अकाल मृत्यु हुई। यह बड़े स्पष्ट वक्ता और दृढ़ आर्य तथा संध्या वंदन आदि के पालन में बड़े पक्के थे। 3, स्वर्गीय महाशय रामचंद्र जी होशियारपुर आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रधान। इनका नाम ही महाशय था और यह उस समय भी बड़े कट्टर आर्य समाजी समझे जाते थे। 4, महाशय फकीर चंद्र जी श्याम 84 जिला होशियारपुर के प्रसिद्ध वजीर रामदिता मल जी के भतीजे, जो यद्यपि उस समय स्वतंत्र विचार रखते थे किंतु पीछे से हमारे कॉलेज वाले भाइयों की प्रादेशिक सभा के प्रधान हो गए थे। और 5वें राय बहादुर सुखदयालु एडवोकेट लाहौर के भाई मुखदयालु। इनमें से एक मैं ही प्लीडरी की तैयारी कर रहा था। शेष सब लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। यद्यपि हम सब जुदे जुदे रहते थे तथापि भोजन सबका एक ही स्थान में बनता था और भोजन जिमने के लिए भी सब एक ही छोटे कमरे में और निमंत्रित अतिथियों के आने पर किसी बरामदे में इकट्ठे हुआ करते थे। इतनी भूमिका आवश्यक थी क्योंकि आगे के 4-5 महीने मैंने उसी स्थान में व्यतीत किए और इसलिए इस प्रबंध की ओर कई बार संकेत करने की आवश्यकता होगी। लाहौर के आर्य मंदिर से लौटकर हम सब इकट्ठे अपने डेरे पर आए। मेरे कथन ने मेरे साथियों पर भी असर किया। भोजन के समय भाई सुंदरदास, महाशय रामचंद्र तथा महाशय मुकुंदराम आदि ने यह निश्चय किया कि वैदिक धर्म का संदेशा सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए हम सब सप्ताह में कम से कम एक बार नगर के किसी भाग में बिना विज्ञापन दिए पहुंचा करें। इस प्रतिज्ञा पर उस वर्ष के बड़े हिस्से में अमल होता रहा। भोजन के पश्चात कुछ कानूनी किताबें पढ़कर मैं टहल रहा था कि तीसरे पहर की डाक आई। उसमें जालंधर कन्या महाविद्यालय के प्रसिद्ध वर्तमान प्रधान श्री महाशय देवराज जी का पत्र था। मालूम होता है कि मेरे नास्तिकपन के गड्ढे से निकलकर आस्तिक होने का समाचार भक्त राम जी ने अपने बड़े भाई को लिख दिया था। इन दोनों ने पहले से ही जालंधर में आर्य समाज स्थापित कर छोड़ा था। इस पत्र में देवराज जी ने जो कुछ मुझे लिखा उसका सारांश यह था कि यतः मैं अब नास्तिक नहीं रहा, इसलिए मैं जालंधर आर्य समाज का प्रधान बना दिया गया हूँ और उन्होंने स्वयं मंत्री पद ग्रहण किया है। मैंने पत्र भक्त राम जी को दिखलाया और छूटते ही मेरे मुख से निम्न शब्द निकले। भाई देवराज जी भी बड़े भोले हैं। केवल यह सुनकर कि मैं ईश्वरवादी हो गया, उन्होंने कैसे समझ लिया कि मैं आर्य समाज में भी प्रविष्ट हो गया हूँ। बिना यह निश्चय किए और बिना मेरे परीक्षण के मुझे प्रधान बनाना बड़ा ही आश्चर्यजनक है। भाई भक्त राम जी ने कहा, बाल की खाल नहीं निकालना चाहिए और जालंधरी आर्यों को निराश नहीं करना चाहिए। मैंने सोचने के लिए समय मांगा और विचार करने लगा।
सायंकाल के भोजन के पश्चात अन्य साथियों को छोड़ अकेले भक्तराम जी को साथ लेकर मैं भ्रमण के लिए चल दिया और मैदान में बैठकर हम दोनों ने इस विषय पर कि मुझे प्रधान पद ग्रहण करना चाहिए या नहीं गंभीर विचार आरंभ कर दिया। मुझे जहाँ तक स्मरण आता है मैंने अपनी निर्बलताओं की स्पष्ट समालोचना की और साथ ही प्रधान पद के उत्तरदातृत्व को भी बहुत कुछ बढ़ाकर सामने रखा। जब अंत में मैंने यह भाव प्रकट किया कि आर्य समाज के प्रधानत्व का उत्तरदातृत्व एक राज के शासक से भी बढ़कर कठिन है, तो भाई भक्तराम जी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुंशी राम जी, 4 टोटरू तो मेंबर है और अभी लड़कों का खेल है, आपने विचित्र उधेड़बुन लगा दी। इस पर मुझे भी हंसी आई और मैंने भी मान लिया कि मैंने बहुत कुछ अतियुक्ति से काम लिया है। यह निश्चय करके कि मैं कुछ अधिक विचार करके उत्तर लिख दूंगा, हम लोग डेरे पर लौट आए। इस छोटी सी साधारण घटना का वर्णन मैंने इसलिए किया है कि जिस भाव से विशेष समयों में मैं प्रेरित होता रहा हूँ वह सर्वसाधारण के सामने आ जाए। बहुत से मनुष्यों के लिए मत परिवर्तन का निर्णायक कोई विशेष सामाजिक प्रलोभन या अन्य गौण बात हुआ करती है, किंतु मेरे लिए यह मत परिवर्तन जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। इस समय तक भी मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति इसी ओर है कि मैं साधारण से साधारण सिद्धांत के प्रश्न को जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना लेता हूँ। मेरे जीवन की बहुत सी घटनाओं को समझने में यही एक बात सहायता देती है। इस घटना पर दीर्घ दृष्टि डालने से यह भी पता लग सकेगा कि दूसरों के गुणों तथा योग्यता का मान करते हुए तथा वास्तव में उनके प्रति प्रेम और आदर का भाव मन में रखते हुए भी क्यों मैंने ऐसे बहुत से पुरुषों को शत्रु बना लिया है जिनका मेरे साथ मिलकर काम करना वैदिक धर्म तथा आर्य जाति की उन्नति का साधक होता। मैं तो अभी विचार सागर में ही गोते लगाता रहा, किंतु भाई भक्तराम जी ने जालंधर सूचना दे दी कि मुझे निशंक होकर आर्य समाज जालंधर का प्रधान बना दिया जावे। मैंने आर्य समाज का सभासद बनने पर 8वें समुल्लास को समाप्त कर सत्यार्थ प्रकाश के पाठ को 2 दिनों से विराम दे छोड़ा था, किंतु जब यह पता लगा कि मुझे निश्चित रूप से एक आर्य समाज का प्रधान बना दिया गया है तो मैंने फिर नियम पूर्वक प्रतिदिन 2 घंटे सत्यार्थ प्रकाश के पठन व मनन के लिए अर्पण करना शुरू कर दिया। 9वें समुल्लास में मुक्त विषय में बहुत से संशयों की निवृत्ति करके मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के रहस्य को खोल दिया। पश्चात मैंने 10वें समुल्लास में हाथ लगाया। उस समुल्लास में भक्षा भक्ष के विषय ने जीवन में एक और हलचल डाली जिसका सविस्तर वर्णन आवश्यक है। मांस भक्षण का परित्याग। लाहौर में जब से मैं इस बार आया तब से ही दोनों काल भ्रमणार्थ बाहर जाया करता। सायंकाल को तो भोजन के पश्चात अपने कानूनी सहपाठियों के साथ बातचीत करते हुए मैं धीरे धीरे घूमा करता था, किंतु प्रातःकाल नित्य लंबा चक्कर लगाता जिसमें थोड़ी दूर तक दौड़ना भी शामिल था। एक दिन होली से 4-5 दिवस पहले मैं दूर से भ्रमण करता हुआ अनुमान 5 बजे अनारकली में पहुंचा। बाहर स्वच्छ वायु का सेवन करते हुए वाटिकाओं के सुंदर दृश्य दिखते थे। अनारकली में सामने से एक मनुष्य के सिर पर मांस का टोकरा दिखाई दिया। टोकरे का उठाने वाला मनुष्य बोझ के दबाव से बचने के लिए भागा जाता था और टोकरे में भेड़ बकरियों और बकरों की खाल, उधड़ी हुई टांगे, बाहर लटकती हुई टांगे एक भयानक घृणित दृश्य उपस्थित कर रही थी। न जाने क्यों उस दिन इस भीषण दृश्य ने मेरा दिल दहला दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह लटकती हुई टांगे मेरे अंदर के तिरोहित करुण रस को अपील कर रही है। मैं बाल्यावस्था से ही मांसाहारी था। पिताजी क्षत्रिय के लिए मांस भक्षण स्वाभाविक समझते थे। फिर इस आकस्मिक करुण रस का मतलब उस समय कुछ भी समझ में न आया।
उस टोकरे की ओर मेरी टकटकी बंध गई। कुछ सोचता हुआ मैं खड़ा हो गया और उस समय तक टोकरे पर दृष्टि लगी रही जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो गया। तब धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए चिंता में निमग्न रहमत खां के अहाते वाले डेरे में पहुंचा। स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सत्यार्थ प्रकाश को हाथ में लिया ही था कि अपना एक और कर्तव्य याद आ गया। सप्ताह में एक रात हमारे ही डेरे के एक बड़े कमरे में संगत समाज यूनियन क्लब का अधिवेशन हुआ करता था, जिसमें विविध विषयों पर परस्पर विचार होता था। उस रात के अधिवेशन में आरंभिक वक्तृता मेरी थी। उसकी तैयारी में प्रातःकाल का दृश्य भूल गया। तीसरे पहर तक कानूनी पढ़ाई में लगा रहा, जिसके पश्चात सत्यार्थ प्रकाश की बारी आई। उस दिन दशम समोल्लास में भक्षा भक्ष्य के विषय का आरंभ था। ज्यों ज्यों मांस भक्षण के दोष पड़ता गया, त्यों त्यों प्रातःकाल का दृश्य मूर्तिमान होकर मेरे समक्ष खड़ा होता गया। एक एक शब्द ध्यान पूर्वक पढ़ते पढ़ते भोजन का समय आ पहुंचा। अपने विचार में निमग्न हाथ पांव धोकर मैं भी भोजन गृह में आ बैठा। अन्य खाद्य वस्तुओं के साथ ही मांस भी कटोरे में आया ही था कि उसे देखकर उस दिन ऐसी घृणा हुई कि कांसे के कटोरे को उठा दीवार पर फेंक मारा। कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरे साथी सब घबराए। हैं, क्या तरकारी में मक्खी पड़ गई? क्या था? ओ मिस्टर कमबख्त, यह क्या किया? मैंने सबको रोककर कहा, मिस्टर विचारों को कुछ मत कहो। एक आर्य के मत में मांस भक्षण भी महापापों में से एक है। मैं मांस का अपने थाली में रखा जाना सह नहीं सकता। उस समय तो मेरे सब भाई ऐसे प्रभावित हुए कि चुप रहे, किंतु पीछे से कहते रहे कि कटोरा टुकड़े टुकड़े करने के स्थान में उसे मैंने केवल उठवा ही क्यों न दिया। उन्हें तो मैंने कुछ उत्तर न दिया, किंतु मन में समझता था कि मैंने अपने कायरपन के कारण ऐसा किया। बचपन से पड़े हुए अभ्यास और संस्कार की बेड़ियों को शांति से काटने की शक्ति किन्हीं विरले बहादुरों में ही होती है। उस शाम भोजन बहुत कम कर सका। दूसरे दिन से निरामिष भोजियों की संख्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि होशियारपुर के महाशय रामचंद्र तथा लाला मुकुंद राय दोनों निरामिष भोजी थे। उसके पश्चात कभी भी मांस भोजन की रुचि तक नहीं हुई और कुछ दिनों के पश्चात ही मांस भक्षण से ऐसी घृणा हुई कि मेरे लिए न केवल उस पंक्ति में बैठना असह्य हो गया जिसमें मांस परोसा जाए, परंतु मांसाहारियों के चौके में खाने से भी चित्त खिन्न होने लगा। होली की छुट्टियों के लिए मुझे भाई देवराज जी का निमंत्रण मिला। मेरे आर्य समाजी बनने के पश्चात सभी जालंधरी भाई मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं होली से एक दिन पहले ही जालंधर पहुंच गया। क्रमशः